प्रिय विद्यार्थियों, अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं गणित विषय में तो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको अध्याय के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो यहाँ समझाए जा रहे हैं कि कौन कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट, इन प्रश्नों का जरूर अभ्यास करें जिससे कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। तो इसमें जैसे पहला सवाल हम देखें अध्याय 1 से 1/7 एवं 2/7 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए 125 की घात 1/3। दूसरा इसी प्रकार का घातांक नियम पर आधारित 7 की घात 1/2 गुणित 8 की घात 1/2 और तीसरा 32 की घात 2/5। तो इस प्रकार के सवाल आपसे परीक्षा में आ सकते हैं। इस प्रकार हम प्रश्न तीसरा देखें कि संख्या कर्णी 5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। कर्णी 5 को हम किस प्रकार से संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। इसके अलावा P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जैसे 0.6 बार है या दूसरा 0.235 बार। इसमें बार सिर्फ 3 और 5 के ऊपर है। इसी प्रकार हम देखें पांचवा इम्पॉर्टेंट प्रश्न कि हर का परिमेयकरण करके सरल कीजिए। तो ये अध्याय 1 में, और इसके अलावा और जो कुछ आसान और कुछ प्रश्न हैं कि जैसे क्या 0/1 परिमेय संख्या है, क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है। इसी प्रकार हम देखें निम्नलिखित के मध्य 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए 3 और 4 के बीच में। इसी प्रकार 3/5 और 5 के बीच में भी 4 संख्याएं ज्ञात करना हो तो हमको आना चाहिए। फिर 5/7 और 6/7। तो ये दो दी गई संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। इसी प्रकार हम देखें अगला P/Q के रूप में, जैसे 0.6 बार या 0.47 बार। इसमें बार सिर्फ 7 के ऊपर है। इसी प्रकार परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानना कि इसमें 2 ऋण कर्णी 5 परिमेय है या अपरिमेय है। 3 धन कर्णी 23 ऋण कर्णी 23 और 1 कर्णी 2। तो इनको संख्याओं को पहचानना कि कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हर का परिमेयकरण कर सरल कीजिए। 1 कर्णी 7, 1 कर्णी 7 ऋण कर्णी 6 और 1 कर्णी 5 धन कर्णी 2। फिर घातांक नियम पर आधारित कि 125 की घात 1/3, 32 की घात 1/5, 125 की घात 1/3, 11 की घात 1/2 भागित 11 की घात 1/4 और 7 की घात 1/2 गुणित 8 की घात 1/2। तो ये सामान्यतः परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे। इनका बार बार अभ्यास कर लें और इनको हल करके देखें। इसी प्रकार हम देखें अध्याय 2 में एक बहुपद की घात लिखिए। अब ये जो बहुपद दिए गए इनकी घात लिखना हमको, जैसे 5x की घात 3 धन 4x का वर्ग धन 7x। तो घात मतलब जो सबसे अधिक घात, यहाँ पर सबसे बड़ा अंक घात में जो दिया वही घातांक कहलाता है। तो इसकी घात क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। यहाँ 5t ऋण 7 तो यहाँ घात 1 हो जाएगी। अगला प्रश्न हम देखें कि बहुपद Px बराबर 5x ऋण 4x का वर्ग धन 3 का मान x बराबर 2 के लिए ज्ञात कीजिए। मतलब जहाँ x लिखा वहाँ पर हम 2 रख के इसको हल करेंगे। इसी प्रकार शून्य ज्ञात कीजिए कि 5x बराबर 2x धन 5 और दूसरा Px बराबर x धन 5 और Px बराबर 3x ऋण। तो इनके हमको शून्य ज्ञात करते आना चाहिए। चौथा प्रश्न है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो जैसे एक है कि 12x का वर्ग ऋण 7x धन 1, दूसरा 2x का वर्ग धन 7x धन 3। तो इनके गुणनखंड हमको निकालना आना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में सामान्यतः पूछे जाते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 5 सर्वसमीका का प्रयोग करके प्रसार कीजिए कि 2x धन y धन z का वर्ग। इसका प्रसार करना, प्रसारित रूप में लिखना है। फिर सर्वसमीका का उपयोग करके मान ज्ञात कीजिए। जैसे 99 की घात 3, तो इसको मान ज्ञात करें इसको। फिर प्रश्न 7वां है कि x धन y धन z बराबर 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 बराबर 3xyz होता है। तो ये अध्याय 2 के महत्वपूर्ण सवाल थे। इसी प्रकार हम देखें अध्याय 3 में। तो अध्याय 3 में जो महत्वपूर्ण सवाल परीक्षा के हिसाब से जो जरूरी कि उस बिंदु का नाम एवं कोटि और भुज लिखे जिस पर x अक्ष और y अक्ष प्रतिच्छेदित करते हैं। मतलब जिस बिंदु पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु का नाम, तो मूल बिंदु हो जाएगा वो।
दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। तो ये बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होंगे, तो उनको चिन्हों के आधार पर हमको पहचानना है कि 5 ऋण करनी 3, दूसरा ऋण 5 ऋण 3 और 5,3। फिर हम देखा अध्याय 4 में कुछ जो महत्वपूर्ण सवाल परीक्षा के हिसाब से जिन्हें पूछे जा सकते हैं। तो जैसे एक नोटबुक की कीमत एक कलम से दुगनी है, इस कथन को निरूपित करने वाला दो चरों का एक समीकरण लिखिए। तो यहाँ कथन को हमको समीकरण के रूप में बदलना है। दूसरा प्रश्न देखिए कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 और समीकरण 2x धन 3y बराबर k हो। तो यहाँ पर हमको x और y का मान रखकर हमको k का मान ज्ञात करना है। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखें। समीकरण 2x धन y बराबर 7 के लिए 4 हल ज्ञात कीजिए। अर्थात हमको x का मान लेना है और 4 संख्याएं कोई भी लेंगे और उसको हल करके y बराबर क्या आएगा वो हमको ज्ञात करना है। हम देखें चौथा प्रश्न, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y धन ax धन 7 के आलेख पर स्थित है, मतलब उस रेखा पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह 3 और y की जगह 4 रखकर इसको हम हल करेंगे। इसी प्रकार हम देखें कि अध्याय 5, तो अध्याय 5 में जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अध्याय 5 है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो इसमें हमको परिभाषित करने के लिए या परिभाषा लिखने के लिए आ सकता है, जैसे समांतर रेखा, लंब रेखा और वृत्त, इसकी परिभाषाएं हमको आना चाहिए। दूसरा प्रश्न हम देखें यूक्लिड का अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, इसको हमको समझाना है। तीसरा प्रश्न है यदि दो बिंदु ए और बी के बीच में एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB होगा। और आकृति से स्पष्ट कीजिए, मतलब चित्र बनाकर भी हमको समझाना है। प्रश्न क्रमांक 4 है या आकृति में यदि AC बराबर BD है, अगर ये इस आकृति में AC बराबर BD है तो हमको सिद्ध करना है कि AB बराबर CD होगा। तो ये हमको सिद्ध करना चाहिए। अध्याय 5 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे। इसी प्रकार हम देखें अध्याय 6 में रेखा एवं कोण, इसमें परिभाषा लिखिए और याद कीजिए। पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन्न कोण और रैखिक युग्मन की परिभाषाएं लिखकर याद कर लें, उनको समझ लें अच्छे से। फिर दूसरा प्रश्न, यदि AB और CD बिंदु O पर प्रच्छेद करती हैं, यदि कोण AOC धन कोण BOC बराबर 70 अंश, इस कोण का मान 70 अंश दिया गया है, तथा BOD बराबर 40 अंश है, तो BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। इसका चित्र दिया गया है यहाँ पर कि AB CD ये दोनों एक दूसरे को प्रच्छेद कर रही है। इसके आधार पर हमको उसका मान ज्ञात करना है। फिर हम देखें अगला प्रश्न क्रमांक 3 है। इसी प्रकार एक प्रश्न देखें कि दी गई आकृति में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रच्छेद करती है। तो ये XY और MN एक दूसरे को O पर प्रच्छेद कर रही है। यदि कोण POY बराबर 90 अंश और A अनुपात B बराबर 2:3 है, तो C का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको C का यहाँ पर मान ज्ञात करना है। तो हम अध्याय 6 में और देखें कि कुछ सवाल जो महत्वपूर्ण परीक्षा के हिसाब से हो सकते हैं वो निम्न प्रकार से है। जैसे चौथा प्रश्न की यदि आकृति में AB समांतर CD है और कोण APQ 50 अंश का है, ये वाला कोण 50 अंश का है, PRD बराबर 127, ये कोण 127 अंश का है, तो X और Y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों समांतर हैं, तो हमको X और Y के मान ज्ञात करना है। इसी प्रकार हम देखें पांचवा प्रश्न, यह आकृति में यदि PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रच्छेद करती है कि कोण PRT बराबर 40 अंश है और कोण RPT बराबर 95 अंश है और TSQ बराबर 75 अंश हो, तो कोण QSQT ज्ञात कीजिए। यह चित्र दिया गया है, इसमें जो मान दिए गए हैं हमको, जो कोण SQT अर्थात SQT इसका मान हमको ज्ञात करना है। हम इसको सर्वांग समता के आधार या त्रिभुज के तीनों कोण 180 अंश होता है, इसके आधार पर भी हल करके ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम देखें एक छठवां महत्वपूर्ण सवाल की आकृति में POQ एक सरल रेखा है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है, OR PQ पर लंब है, किरणें OP और OR के बीच OS एक अन्य किरण है, OS इन दोनों के बीच में किरण है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS ऋण कोण POS।
ये हमको करना है। इसी प्रकार हम अध्याय 7 में कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखें तो अध्याय 7 में हम देखें त्रिभुज की परिभाषा लिखिए एवं बताइए कि एक त्रिभुज में कितने शीर्ष और कितनी भुजाएं होती है। दूसरा प्रश्न अध्याय 7 से कि सर्वांग समता नियम लिखिए कि RHS सर्वांग समता, SAS, ASA, SSS और AS सर्वांग समता क्या होती थी, इसके नियम हमको लिखते आना चाहिए और याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ये हमको सिद्ध करना है। अगला प्रश्न सिद्ध कीजिए समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण जो भुजा है उसकी सबसे अधिक लंबाई होती है, हमको सिद्ध करना है। तो इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ी भुजा के सामने का कोण भी बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने कोण छोटा होता है। इसके आधार पर हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। प्रश्न 5 देखें कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है और AP लंब है BC पर। तो खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C होगा। तो ये हम चित्र के माध्यम से आसानी से इसको यहाँ पर सर्वांग समता के आधार पर हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि कोण B कोण C के बराबर होगा। इसी प्रकार हम छठवां सवाल देखें कि चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा ABD के। तो ये चित्र दिया गया है, इसमें हमको जो दर्शाना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम ABD के होगा। ABC सर्वांग सम ABD के होगा। यहाँ सर्वांग समता नियमों का हम उपयोग करेंगे। इसी प्रकार हम देखें कि अध्याय 8 में कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हो सकते हैं वो है कि चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज के प्रकारों के नाम लिखना। चतुर्भुज कौन कौन से प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखना। अगला है समांतर चतुर्भुज आयत और वर्ग के 3 गुण लिखिए। तो इनकी तीनों के गुण हमको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी परीक्षा में कई बार पूछ लिए जाते हैं। ये समांतर चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं, आयत के क्या है, वर्ग के क्या है। अगला प्रश्न देखिए एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हम हल करेंगे। 3x, 5x, 9x और 13x मानेंगे कोणों को और चारों का योग बराबर 360। तो इसके आधार पर इसको हल करके मान ज्ञात करेंगे। फिर चौथा सवाल है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है तो दर्शाइए कि वह एक आयत होगा। तो ये हमको दर्शाना है। पांचवा सवाल है ABCD एक समचतुर्भुज और PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और D के मध्य बिंदु दर्शाइए कि PQRS एक समचतुर्भुज है, ये हमको दर्शाना है। इसी प्रकार हम अध्याय 9 में देखें कुछ महत्वपूर्ण सवाल की परिभाषा लिखिए। वृत्त की त्रिज्या, जीवा और व्यास की परिभाषा लिखना है हमको। फिर हम देखें कि सिद्ध कीजिए। दूसरा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो ये हमको सिद्ध करना है। फिर अगला है सिद्ध कीजिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रमेय है, प्रमेय 9.3 इसमें यही प्रूफ किया गया है। चौथा सवाल है आकृति में ABC बराबर 69 अंश। तो ये जो कोण है ये 69 अंश का है ABC। कोण ACB बराबर 31 अंश, ACB बराबर ये वाला कोण 31 अंश का है। तो कोण BDC का मान ज्ञात करना है, BDC का मान हमको ज्ञात करना है। इसमें जो प्रमेय है प्रमेय के कथनों का उपयोग करके हम इस सवाल को हल करेंगे। अगला प्रश्न 5 है दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दोनों चित्रों में जैसे पहले चित्र में x यहाँ पर दिया गया है तो ये इसका दुगना होता है, इसलिए x का मान 70 हो जाएगा। हम प्रमेय यहाँ पर लिखेंगे कथन। इसी प्रकार हम देखेंगे कि 120 अंश है तो ये इसका आधा होता है, तो 120 का आधा है 60 हो जाएगा। हम महत्वपूर्ण सवालों में आखिरी में देखेंगे अध्याय 10। तो अध्याय 10 के सवाल अगर परीक्षा में हो सकता है 9 तक ही आए, पर अगर 10 भी आता है तो हमको सूत्र याद होना चाहिए। तो यहाँ पर सूत्र समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और हेरोन का त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, ये तीनों सूत्र याद हो और उसके आधार पर हम एक सवाल देखें कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर और उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो इसको हल करना
अगला है कि एक त्रिभुज की बजाय 12 अनुपात 17 अनुपात 25 का अनुपात है तो उनका परिमाप 540 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे, अध्यायवार हमने इनको देखा, इनको समझाया। अब इन सवालों को हल करेंगे सभी और अच्छे से अच्छे अंक लाने का प्रयास करेंगे। दूसरा एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।